Hello everyone, I'm Somil and welcome to Legal Edge. आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट जो लास्ट वीक हमारी कंट्री में हुआ एंड दैट इज द मणिपुर एथनिक वायलेंस, है ना। लास्ट वीक मणिपुर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आर्मी भेजनी पड़ी। आर्मी की ऑलमोस्ट 50 यूनिट्स वहां पर हैं, इवैक्यूएशन करवा रही हैं एंड ये क्लैशेस हो रहे थे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कंप्लीट स्टोरी बिहाइंड द मणिपुर वायलेंस। सो इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे एक ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च ऑर्गेनाइज हुआ था मणिपुर में। ठीक है। अब इसके बाद इतने क्लैशेस होना शुरू होते हैं, ठीक है, वायलेंस होता है। स्टेट को इवेंचुअली शूट एट साइट के ऑर्डर्स इशू करने पड़ते हैं एंड दैट इज नॉट अ वेरी कॉमन थिंग टू हैपन इन आवर कंट्री। शूट एट साइट। स्टेट गवर्नमेंट को अपने सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये ऑथराइज करना पड़ा कि अब आपको अगर जरूरत पड़ रही है इमरजेंसी केसेस में तो आप शूट एट साइट के ऑर्डर्स इशू कर सकते हो। आर्मी की यूनिट्स भेजनी पड़ी और इवेंचुअली हमें पता चलता है कि मणिपुर में मेइती कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिलने की वजह से या एसटी स्टेटस का वो जो पूरा क्लैश है, वो जो स्टोरी है, उस वजह से इतने क्लैशेस होते हैं। बट अगर मैं आपको सही बताऊं ना, तो टॉपिक इतना छोटा सा नहीं है। आपने सुना होगा कि भाई मणिपुर हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया, जो ऑर्डर आया था समवेयर अराउंड 19th अप्रैल। उस ऑर्डर के अगेंस्ट में सॉलिडारिटी मार्च हुआ एंड फिर वहां पे क्लैशेस होना शुरू होते हैं। बट इतनी सी छोटी बात नहीं थी ये कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाए और आर्मी को भेजना पड़े। इसके पीछे इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे उसको भी समझेंगे एंड सिमिलरली, ऑब्वियसली, इस पूरे इशू में हमें शूट एट साइट का एक लीगल एस्पेक्ट दिखता है। सिमिलरली आपने सुना होगा आर्टिकल 371C, उसका भी कई जगह हमको मेंशन देखने को मिलता है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड सिमिलरली, इन द एंड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द यूनियन गवर्नमेंट अप्लाइड द आर्टिकल 355 ऑन द स्टेट। तो ये तीनों चीजें क्या हैं? तो हम मणिपुर की हिस्ट्री समझेंगे, उसकी ज्योग्राफी, इस इशू का कंप्लीट बैकग्राउंड क्या था, करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों क्लैशेस हुए, एंड ये तीनों चीजें, शूट एट साइट ऑर्डर्स, आर्टिकल 371C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये क्या बातें करते हैं हम ये भी देखेंगे। ठीक है, चलो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि मणिपुर लोकेटेड कहाँ है हमारी कंट्री में। सो दिस इज द मैप ऑफ द इंडिया। इंडिया के मैप में अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओ, जहां पे सेवन सिस्टर्स हैं, वो 7 स्टेट्स हैं जिन्हें हम सेवन सिस्टर्स बुलाते हैं, वहां पे मणिपुर लोकेटेड है समवेयर ओवर हियर। ठीक है। नाउ मणिपुर, if we look closely at the northeast India, Manipur shares its border with Assam, Nagaland and Mizoram। ये तीन वो स्टेट्स हैं हमारी कंट्री के जिनके साथ मणिपुर की बॉर्डर शेयर होती है। एंड सिमिलरली, म्यांमार, जो एक फॉरेन कंट्री है, मणिपुर उसके साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मणिपुर की कि अभी वायलेंस इवेंचुअली हुआ कहां है, तो ये जो वैली पार्ट है इम्फॉल का, वायलेंस यहां पे हुआ। एंड सिमिलरली चूरा चांदपुर, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें रिसेंटली अप्रैल के मंथ में क्लैशेस हुए थे एंड ये क्लैशेस अभी भी यहां पर भी हो रहे हैं। ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप था कि मणिपुर में एग्जैक्टली कहां पे प्रॉब्लम्स हो रही है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मेजर कम्युनिटीज मणिपुर में कौन कौन सी हैं। तो देखो, मेती कम्युनिटी है ना, जो जिनके अभी एसटी स्टेटस को लेके इशू चल रहा था, मेती कम्युनिटी इज द लार्जेस्ट कम्युनिटी इन मणिपुर। ठीक है। मेती कम्युनिटी इज द लार्जेस्ट कम्युनिटी इन मणिपुर, बट वो इकलौती कम्युनिटी नहीं है। ठीक है। देयर आर ऑलमोस्ट 34 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स इन मणिपुर। ठीक है। 34 ट्राइब्स वहां पे रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स की तरह वहां पे रहती हैं एंड इन्हें ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है एज एनी कुकी और एनी नागा ट्राइब, इन 34 ट्राइब्स को। सिमिलरली, अगर मैं जोग्राफिकल डिवीजन की बात करूं मणिपुर की, तो सेंट्रल वैली जो एरिया है, ठीक है, द सेंट्रल वैली एरिया ऑफ मणिपुर अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 10% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ मणिपुर। बट वहां पे मेती एंड मेती पंगल्स,
देखो इस चीज को समझना, मेती दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है मेती हिंदूज और एक है मेती पंगल्स। मेती पंगल इज दैट कम्युनिटी विच इज एक्चुअली मुस्लिम, बट दे स्पीक मेती लैंग्वेज। ठीक है। तो जो सेंट्रल वैली का एरिया है ना, जिसमें 10% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ मणिपुर आता है, दैट इज लार्जली पॉपुलेटेड बाय मेती एंड मेती पंगल्स, विच अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 64.6% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। एंड अगर रेस्ट ऑफ द एरिया की मैं बात करूं तो 90% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ मणिपुर इज एक्चुअली हिली एरियाज। ठीक है, दैट्स अराउंड द वैली पोर्शन, एंड दीज आर मोस्टली inhabited by the recognized tribes, which account for almost 35.4% of the state's population. तो ये मेजर कम्युनिटी का बाइफिकेशन है कि मणिपुर में रह कौन कौन रहा है, किस किस क्लास में डिवाइड हो रहा है, और कितना परसेंट ऑफ पॉपुलेशन वहां पे किसका है। ठीक, लेट्स मूव अहेड। अब मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि ये इशू इतना छोटा सा नहीं है कि एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आया और उसके बाद क्लैशेस हो गए। देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड इट। ठीक है। तो मणिपुर की अगर एथनिक फॉल्ट लाइंस की मैं बात करूं ना, तो डिवीजन या प्रॉब्लम्स जो एग्जिस्ट कर रही थी इंडिपेंडेंस के पहले से। ठीक है, व्हेन मणिपुर वाज अ प्रिंसली स्टेट, प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ के तब हुई जब नागाज ने, ठीक है, नागालैंड में नागाज ने अपना नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू करा। जब उन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट अपना शुरू करा ना, देन फिर वहां पे कुकी और मेतीस के बीच में डिवाइड आना शुरू हुआ। क्योंकि नागालैंड में नागाज जो अपने क्लेम कर रहे थे वहां पे इंडिपेंडेंस को लेके कि एक अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट उन्हें बनाना है, तो धीरे धीरे कुकी, जोमी और मेतीस ने भी अपने अपने इंसर्जेंट ग्रुप्स बनाना शुरू करे। तो क्लैशेस वहीं से होना शुरू हो चुके थे। एंड मोर ओवर नॉर्थ ईस्ट में इतना ज्यादा इमिग्रेशन या क्रॉस माइग्रेशन हुआ है कि उनकी एथनिसिटी, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी, उनकी पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक चेंज, वो सारी प्रॉब्लम्स भी एक इशू बनी हुई थी। ठीक। अब एक जोमी ट्राइब के बारे में आपने बीच बीच में नाम सुना हो। नाउ दिस जोमी ट्राइब इज ओरिजिनली फ्रॉम म्यांमार। ठीक है। म्यांमार में जो कुकी चिन हिल्स हैं, दिस जोमी ट्राइब इज ओरिजिनली फ्रॉम देयर। तो धीरे धीरे जोमी ट्राइब भी इशू में हुआ और ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होना शुरू हो गया। 1990s में आके ये प्रॉब्लम और एक स्टेप आगे गई। 1990s में नागालैंड में नागाज ने अपने अपनी इंसर्जेंसी मूवमेंट को और एग्रेसिव किया, एंड दे इवेंचुअली डिमांडेड कि ग्रेटर नागालैंड एक उन्हें इंडिपेंडेंट सॉवरेन एंटिटी बनानी है। तो सिमिलरली कुकीज कुकीज ने भी अपने कुकी लैंड की डिमांड रखना शुरू करी। अब देखो, नागालैंड अलग चीज है, आपको लग रहा होगा, कुकी लैंड अलग चीज है। बट इवेंचुअली इसमें मेथीज को प्रॉब्लम ये थी कि मेथीज को ये लग रहा था कि मणिपुर का एरिया इन सब चीजों में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा और उनके पास इवेंचुअली थोड़ा सा जोग्राफिकल एरिया बचेगा। तो 1990s में डिमांड आई कुकी लैंड की। अब कुकीज ने जब अपनी डिमांड रखी कि उन्हें एक अलग एंटिटी बनानी है, वो इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाना चाहते लाइक द नागा मूवमेंट। दे दे ओनली वांट टू मेक अ कुकी लैंड विद इन द इंडिया। वो इंडिया के अंदर ही रह के अपना स्टेट बनाना चाहते। बट इसका इफेक्ट क्या आया कि जो मेथीज था उनके अंडर नेशनलिज्म बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि मेथीज के अंडर ये फियर आया, मैंने वही जो आपको बताया, कि अगर ग्रेटर नागालैंड बना दिया गया और कुकी लैंड बना दिया गया, तो इन दोनों जगह अगर आप इनकी इनकी हिस्ट्री पढ़ो इन मूवमेंट्स की, तो आपको दिखेगा ये मणिपुर का एरिया भी क्लेम कर रहे हैं। तो मेथीज को फियर यहां से होना शुरू हुआ और इवेंचुअली शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टेटस की डिमांड एक मास मूवमेंट बनती है 2001 में आके। 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, आइसेक मूविया वाला फ्रैक्शन था, ठीक है, वो जो लीड कर रहा था नागालैंड का इंसर्जेंट मूवमेंट, उनके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीज फायर साइन किया। और ये सीज फायर नागालैंड के अलावा बाकी स्टेट्स में भी एक्सटेंड किया। उसके रिजल्ट में, कॉन्सिक्वेंस में मणिपुर में वायलेंस हुआ। एंड मणिपुर में जो वायलेंस हुआ, इसमें इवन जो स्टेट की असेंबली थी उसमें तक आग लगा दी गई। एंड इसके बाद से मेथीज की ये डिमांड कि उनको शेड्यूल ट्राइब की तरह रिकग्नाइज किया जाए, ये एक मास मूवमेंट में बदल जाती है। अब आज जो हमें एथनिक वायलेंस देखने को मिला है ना, ये एथनिक वायलेंस ऑलमोस्ट 30 इयर्स बाद मणिपुर में हुआ है। मणिपुर में 30 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि दो एथनिक कम्युनिटीज डायरेक्ट वायलेंट क्लैशेस में इन्वॉल्व हुई हो। इसके पहले 1993 में ये आखिरी बार चीज हुई थी। ठीक।
अब अभी जो वॉयलेंस देखने को मिला, इसके जस्ट पहले अप्रैल 2023 में चूरा चांदपुर में वॉयलेंस हुआ। अब चूरा चांदपुर में वॉयलेंस इस तरीके से हुआ कि कुकी कम्युनिटी ने या कुकी ट्राइब ने चूरा चांदपुर में एक जिम का इनॉग्रेशन करा था वहां के सीएम ने। उस जिम को अटैक किया, ठीक है, एंड इवेंचुअली क्लैशेस हुए फिर स्टेट के साथ। अब ये हुआ क्यों? अगस्त 2022 में मणिपुर की गवर्नमेंट ने 38 विलेजेस को, जो चूरा चांदपुर खापाउन फॉरेस्ट एरिया में आते हैं, उनको इलीगल एनक्रोचमेंट डिक्लेयर कर दिया। स्टेट का ये कहना था कि ये जो 38 गांव इस एरिया में बसे हुए हैं, ये इलीगल एनक्रोचमेंट है, और साथ में जो रेसिडेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं, ये एनक्रोचर्स हैं। अब स्टेट ना, मणिपुर स्टेट की गवर्नमेंट ड्रग मेनेस के अगेंस्ट भी, स्टेट का एक्शन वो लेकर आएंगी। और मणिपुर में ड्रग्स की, ओपीएम की खेती, ड्रग्स की खेती, चरस, गांजा, ये सब बहुत ज्यादा उगाया जा रहा था। तो स्टेट को इसके अगेंस्ट भी एक्शन लेना था। बट चूरा चांदपुर में जब वो 38 विलेजेस को इलीगल एनक्रोचमेंट डिक्लेयर किया और वहां पे रहने वाले लोगों को एनक्रोचर्स बताया गया, उसके बाद जब इविक्शन ड्राइव हुई, तो इविक्शन ड्राइव के रिजल्ट में चूरा चांदपुर में अप्रैल 2023 में वायलेंस होता है। एंड कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये चूरा चांदपुर का जो वायलेंस था ना, दिस वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन, जिसके रिजल्ट में हमें अभी ऐसे क्लैशेस देखने को मिले हैं कि स्टेट को वहां पे आर्मी भेजनी पड़ी। तो चूरा चांदपुर के वायलेंस के केस में ना इवेंचुअली ये भी कहा गया दैट कुकी क्लेम दैट द सर्वे एंड द एविक्शन इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 371 सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 371 सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है जो ट्राइबल डोमिनेटेड हिल एरियाज है ना मणिपुर में, उनको। इसको हम आगे भी डिटेल में देखेंगे। तो चूरा चांदपुर में वायलेंस होने के बाद करंट कॉन्टेक्स्ट में लड़ाई शुरू हुई हाईकोर्ट के एक ऑर्डर के बाद, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि 2001 के बाद से मणिपुर में मेइती ट्राइब की ये कांस्टेंट डिमांड बन चुकी थी एज अ मास मूवमेंट टू डिक्लेयर देम और रिकॉग्नाइज देम एज अ ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। तो जो मेइती ट्राइबल यूनियन है ना, मेइती ट्राइबल यूनियन, उन्होंने, ये मणिपुर हाईकोर्ट है, ठीक है, उन्होंने मणिपुर हाईकोर्ट में एक प्ली फाइल करी सीकिंग डायरेक्शंस टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कि वो रिकमेंडेशन भेजे सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड रिकॉग्नाइज द मैती ट्राइब एज वन ऑफ द ट्राइब अमंग्स द ट्राइब इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, ठीक है। कुल मिला के उन्होंने मणिपुर हाईकोर्ट में ये प्ली फाइल करी कि उनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। नाउ दे वर कंटेंडिंग बिफोर द कोर्ट कि 1949 में जब मर्जर हुआ, ठीक है, जब मर्जर हुआ मणिपुर के प्रिंसली स्टेट के इंडिया में, उसके पहले मेती ट्राइब को एज अ ट्राइब रिकॉग्नाइज किया जाता था, ठीक। एंड दे वांट टू प्रिजर्व द कम्युनिटी एज वेल एज दे वांट टू सेव द कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज ऑफ द मेती पीपल, ठीक है। एंड उनका कहना यह था कि क्योंकि उनको ट्राइब की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, तो इसकी वजह से उनकी आइडेंटिटी खत्म होती जा रही है। दे इवन कंटेंडेड बिफोर द कोर्ट कि जो मेजर एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है स्टेट में, वो है स्टेट, ठीक है। प्राइवेट बिजनेसेस मणिपुर में ज्यादा नहीं है। जो मेजर एम्प्लॉयर है स्टेट में, वो मणिपुर स्टेट में, वो बेसिकली गवर्नमेंट है। एंड क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब की तरह आप मेथीज को रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, तो वो एक डिसएडवांटेज पोजीशन पे रहते हैं, ठीक। अब जो ऑपोजिट पार्टी थी, उनका कहना यह है भाई कि मेथीज आर फ्रॉम द वैली, ठीक। मेथीज ब्रॉडली वैली से आते हैं, एंड वैली में ऑलमोस्ट 40 आउट ऑफ 60 सीट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ऑलमोस्ट 40 आउट ऑफ 60 सीट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली वो स्पेसिफिकली मेथीज के पास ही है। ये सब कंटेंशन वहां पे चल रहे थे। एंड हाईकोर्ट ने इवेंचुअली ऑर्डर दिया, ठीक है। हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा कि स्टेट गवर्नमेंट इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स की तरह रिकग्नाइज करे। हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को अपने ऑर्डर में ये कहा कि आप स्टेट गवर्नमेंट जो है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 4 वीक्स, मेथी की प्ली को कंसिडर करके रिकमेंडेशन भेजोगे, ठीक है। तो कंसिडर करने के लिए कहा हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने उनको शेड्यूल ट्राइब का
स्टेटस दिलाया नहीं। ठीक है। अब इसी के अगेंस्ट में ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च ऑर्गेनाइज किया था ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने। एंड इसी के आफ्टर मैथ में क्लैशेस होना वहां पे शुरू हो जाते हैं जो एथनिक कम्युनिटीज के बीच में थे। 2012 से ही शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर, इन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड पुश देना शुरू कर दिया था। एंड इसी के आफ्टर मैथ में हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया। पॉइंट ये है कि ट्राइबल कम्युनिटीज अपोज क्यों कर रही है, कि अगर किसी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल जाएगा तो वो अपोज क्यों कर रही है। तो पहला पॉइंट वही है, डोमिनेंस ऑफ मेथी, कि ये पॉलिटिकली एंड पॉपुलेशन वाइज काफी एडवांस्ड कम्युनिटी है। जैसा मैंने आपको बताया, 40 आउट ऑफ 60 सीट ऑफ द मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर लोकेटेड इन द वैली पोर्शन, जहां पे मेजर कम्युनिटी ही मेथी कम्युनिटी है। ठीक है। सेकेंड फियर है शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज का ये, कि मेथी इज एन एडवांस्ड कम्युनिटी। मेती इज एन एडवांस कम्युनिटी। एंड उसके बाद अगर उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाला रिजर्वेशन अगर मिलने लगेगा, तो अभी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनका लॉस होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड फैक्टर। एंड द थर्ड इज अदर आर्ग्यूमेंट्स, वो लोग यहां पे ये दे रहे हैं कि जो ट्राइबल एरियाज है ना, या जो हिल एरियाज हैं, जो हिल एरियाज हैं मणिपुर के, वहां पे लैंड सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी ही परचेज कर सकती। ठीक। अगर आप मेथी को भी ट्राइबल कम्युनिटी की तरह रिकॉग्नाइज कर लोगे, तो हिल एरियाज में भी वो प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर देंगे। एंड फिर डेमोग्राफी का चेंज आएगा और ये उसके आफ्टर मैथ में और प्रॉब्लम शुरू होगी। अनदर आर्ग्यूमेंट विच दे आर गिविंग इज दैट द मेथी लैंग्वेज which is also known as Manipuri language, is already recognized in the 8th schedule of the constitution। जो 8th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस देता है, उसमें मणिपुरी लैंग्वेज ऑलरेडी ही एक लैंग्वेज की तरह रिकग्नाइज्ड है, ऑफिशियल लैंग्वेज की। तो मेथीज जो कंटेंट कर रहे हैं कि वो अपने कल्चर और लैंग्वेज को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, दैट डजंट स्टैंड एज पर द ट्राइबल ग्रुप्स, बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड अंडर द 8th शेड्यूल। अब क्लैशेस हुए, सब कुछ हुआ, आर्मी अभी भी लगी हुई है। ऑलमोस्ट 24,000 लोगों को उन्होंने इवैक्यूएट करके कैंप्स में रखा हुआ है। ठीक है, उनके प्रोटेक्शन के लिए। इसी बीच में तीन चीजें हमारे लीगल कॉन्टेक्स्ट में मणिपुर में होती है। पहली चीज, शूट एट साइट ऑर्डर्स इशू करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड इज आर्टिकल 371C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड द थर्ड इज आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंपोज करा है मणिपुर पे। अब हम देखते हैं कि ये तीनों चीजें हैं क्या क्या। सो शूट एट साइड और ऑर्डर का बेसिक मतलब होता है फायरिंग करने का ऑर्डर दे देना इन केसेस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस। ठीक। नाउ द शूट एट साइट ऑर्डर्स कैन बी इशूड बाय द गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिव to 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 secure the arrest of someone, to prevent occurring of any crime or happening of any offense, and to disband an unlawful assembly। इन तीन चीजों के केसेस में स्टेट गवर्नमेंट शूट एट साइट का ऑर्डर इशू कर सकते हैं। एंड दिस इज इशूड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 41 to 60 ऑफ द सीआरपीसी, एज वेल एज सेक्शन 149 to 152 ऑफ सीआरपीसी 1973। अब अभी स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू करा है शूट एट साइट का, टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। देखो, शूट एट साइट का मतलब ये नहीं होता है कि आदमी दिखा और पुलिस वाले गोली चला दे उसके ऊपर। ठीक है। शूट एट साइट तब यूज किया जाता है वेयर ऑल अदर ऑल्टरनेटिव्स हैव बीन एग्जॉस्टेड। ठीक है। जहां सारे ही दूसरे ऑल्टरनेटिव्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मतलब पहले स्टेट ने वार्निंग दी, सामने वाला नहीं हटा, परसुएड करा कि चले जाओ, वो नहीं हटा, कोशिश करी हटाने की, नहीं हटा, सारे रीजनेबल मीन्स जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं और सिचुएशन अर्जेंट है, तब स्टेट शूट एट साइट को एक्सरसाइज कर सकता है या किसी को मार सकता है गोली चला के। ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है कि अगर शूट एट साइट का ऑर्डर इशू करा है, तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 के अगेंस्ट में तो जाता ही है ना। So let's look at one of the case which was decided by the Supreme Court, that whether shoot at site orders are legal or not. And the case was
स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव मंगल सिंह 1981. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट was basically dealing with the conflict between the executive power of maximum coercive action, that is shoot at sight, versus person's right to life and personal liberty. अब वेस्ट बंगाल में क्या था कि वेस्ट बंगाल में नक्सल मूवमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस में वायलेंस चल रहा था, लॉलेसनेस थी। ठीक है, स्टेट ने शूट एट साइट का ऑर्डर इशू भी कर दिया। अब इसके आफ्टर मैथ में दो लोगों को स्टेट ने गोली मार दी और वो लोग मर गए। क्वेश्चन गया सुप्रीम कोर्ट के पास कि वेदर शूट एट साइट ऑर्डर्स आर वैलिड और नॉट, आर दे लीगली टेनेबल और नॉट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो चुकी है कि सामने वाला पर्सन किसी तरीके से मानने को तैयार ही नहीं है और सारे के सारे ऑल्टरनेटिव एग्जॉस्ट हो चुके हैं, then in such a situation, and moreover to handle such serious cases, शूट एट साइट का ऑर्डर स्टेट इशू कर सकता है एंड दिस विल बी वैलिड एज वेल। तो शूट एट साइट पर से इलीगल नहीं होते। ठीक है, ये आफ्सपा में भी यूज करे जाते हैं, दैट इज आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये सीआरपीसी में भी यूज करे जाते हैं, वेरियस अदर लॉज में जो इमरजेंसी जैसी या अर्जेंट सिचुएशन को, या मणिपुर में जिस तरीके की अभी सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, है ना। द नेक्स्ट थिंग विच वॉज क्लेम्ड वॉज, जब चूरा चंद्रपुर में क्लैशेस हुए और वो इविक्शन ड्राइव करी गई, तो कुकी कम्युनिटी ने वहां पे क्लेम करा कि दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 371 सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ आर्टिकल 371 is contained under part 21 which deals with special provisions for some state. आर्टिकल 371 सी दिया गया था मणिपुर को टू प्रोटेक्ट द कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्टेट के ट्राइबल्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट और कल्चरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 371 सी मणिपुर के लिए अलग से बनाया गया एंड दिस वाज एडेड बाय 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1971 बाय इंदिरा गांधी जी। ठीक है, ये स्पेशल प्रोविजंस ग्रांट करता है मणिपुर को। नाउ आर्टिकल 371 सी के हिसाब से द प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर comprising elected members of hill areas. Basically, आर्टिकल 371 सी एक हिल एरियाज कमिटी बनाती, ठीक है, जो हिल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन में उनको कुछ ऑटोनॉमी दी जाती। इस कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? तो इस कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्रेसिडेंट, और जो मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में से वो लोग हैं जो हिल एरियाज में से इलेक्ट होकर आए हैं, वो इसका पार्ट होते हैं। ठीक है, even under article 371c the central government is authorized to give directions to the state government regarding the administration of hill areas. अब हिल एरिया कमेटी का इस पूरे सिनेरियो में कहना यह है कि वो जो मणिपुर हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ था वहां पे इनको भी एक पार्टी बनाना चाहिए था और इनका ओपिनियन या इनका स्टैंड भी पूछना चाहिए था। तो आर्टिकल 371 सी इसकी बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 355 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब 355 और 356 दोनों ही आर्टिकल्स हमारे इमरजेंसी के पार्ट में दिए हुए, है ना। आर्टिकल 355 imposes a duty on the center, और क्या ड्यूटी इंपोज करते हैं? दैट द सेंटर इज बाउंड टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स आर कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विथ प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेंटर की ये ड्यूटी है कि वो इंश्योर करेगा कि स्टेट की जो गवर्नमेंट्स रन कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रन करे। ठीक है, अब इसी आर्टिकल को यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन क्लैशेस के बाद लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इन दोनों ही चीजों को अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्टेट में मैनेज कर रही है। अब देखो, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, प्रेसिडेंट्स रूल की बात करता है। आर्टिकल 355 जब सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करती है ना, तब वहां पे इमरजेंसी नहीं लगी है, प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगा है। आर्टिकल 355 और 356 में ये डिफरेंस है कि आर्टिकल 356 का जब एप्लीकेशन होता है तो जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है,
बट आर्टिकल 355 में ये चीज नहीं होती है। और फॉर द टाइम बीइंग सेंटर ने वहां पे सिर्फ आर्टिकल 355 का एप्लीकेशन लिया है, 356 का एप्लीकेशन नहीं किया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगा है, बट लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ये सेंटर ने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब ये सारी चीजें चल रही हैं, आर्मी वहां पे कोशिश कर रही है, लोगों को इवैक्यूएट कर रही है, पीस इंश्योर कर रही है, आर्मी और असम राइफल्स फ्लैग मार्च कर रहे हैं टू मेंटेन द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी एंड पब्लिक ऑर्डर ऑफ द स्टेट। और रिसेंटली मणिपुर के कुछ ट्राइबल यूनियंस ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल की है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसआईटी। उनका कहना यह है कि ये थोड़ा सा पॉलिटिकल वायलेंस था, इसमें पॉलिटिकल एंगल था, और इसकी वजह से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स या टीम बननी चाहिए और उन्हें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इस केस को। ठीक है, सो मणिपुर में जो क्लैशेस हो रहे थे वो अभी तो एक हाईकोर्ट के ऑर्डर की वजह से आए, बट वो एथनिक डिवाइड बहुत पुराना है वहां। सो दोनों चीजें मैंने आपको बेसिकली इसलिए एक्सप्लेन कर दी थी कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मणिपुर की हिस्ट्री है क्या, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे दिमाग से पता नहीं क्यों थोड़ा बहुत बाहर ही रहती हैं वो खबरें, हम ज्यादा ध्यान उन पर नहीं देते। बट ये 30 साल बाद ऐसी कंडीशन मणिपुर में आई है कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं दो कम्युनिटीज के बीच में। ठीक है, so this was the entire story behind the Manipur violence or the Manipur ethnic clashes, and the legal aspect was the shoot at site order, the Article 361C of the Constitution of India, and Article 355 of the Constitution of India. So that's it for today. I'll see you in another session with another topic. Till then, have a good day and goodbye. Thank you so much.